हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल MK रॉय EE में। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को लेकर आ गया हूं, जिसमें दोस्तों ऑल ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन रहेंगे। बहुत हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रश्न रहने वाले हैं। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और मेरे साथ अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके अटेम्प्ट किए गए कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, यदि एक तार को खींचकर दोगुना कर दिया जाए तो उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक होगा। इंग्लिश में है, इफ़ ए वायर इज डबल्ड बाई स्ट्रेचिंग देन इट्स यंग्स कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी विल बी। यदि एक वायर को खींचकर उसको दोगुना कर दिया जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल एक एल लेंथ का कोई वायर है, उसको खींचकर 2L कर दिया जाए तो उसकी यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा। ऑप्शन ए दिया गया है 4 गुना, 4 टाइम्स, डबल्ड, हाफ या सिमिलर। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा दोस्तों समान रहेगा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक दोस्तों किसी पदार्थ की प्रत्यास्थता सीमा के भीतर अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात होता है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात होता है, जो कि दोस्तों लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए इसकी लंबाई को कितना भी खींचकर कितना भी बड़ा कर दिया जाए, इसकी यंग प्रत्यास्थता गुणांक सिमिलर रहती है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा। समान यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित होती है। बर्नौलीज थ्योरम इज बेस्ड ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बर्नौली का जो थ्योरम होता है किस पर आधारित है। ऑप्शन ए दिया गया है ऊर्जा संरक्षण पर, ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। ऑप्शन सेकंड है द्रव्यमान संरक्षण पर, ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। थर्ड है संवेग संरक्षण पर, ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यदि आपने 11th-12th की साइंस पढ़ी होगी तो आपको पता होगा बर्नौली की थ्योरम्स किस पर आधारित है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऊर्जा संरक्षण पर। ऑप्शन ए ऑन एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित है बर्नौली की थ्योरम, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बर्नौली की थ्योरम्स क्या कहती है, दोस्तों बर्नौली थ्योरम्स कहती है जब कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह से बहता है, तब उसके मार्ग पर प्रत्येक बिंदु पर उसका कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, जो कि एक फॉर्मूला होता है P+1/2 PV² + PGH। ये तीनों मिलाकर कांस्टेंट होते हैं। ये प्रेशर हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये स्थितिक ऊर्जा हो गई, और ये तीनों मिलाकर कांस्टेंट होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा जो बर्नौली थ्योरम होती है वह बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, ध्यान रखिएगा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है बर्नौली थ्योरम। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, एक वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज एन एयरक्राफ्ट वर्क। जो वायुयान एयरक्राफ्ट होते हैं वह किस सिद्धांत पर काम करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन 1 है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी है बर्नौली के सिद्धांत पर, सी है पास्कल के नियम पर, डी है स्टोक्स के नियम पर। यदि आपने इन सभी सिद्धांत एवं नियमों को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एयरक्राफ्ट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बर्नौली थ्योरम पर। बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है एयरक्राफ्ट। आपने प्रीवियस प्रश्न में देखा है कि बर्नौली की थ्योरम क्या होती है, जस्ट वही थ्योरम के सिद्धांत पर काम करता है एयरक्राफ्ट, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। चौथा प्रश्न है, हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक्स इज बेस्ड ऑन विच रूल।
स्टोक्स नियम, बॉयलर का नियम, चार्ल्स नियम या पास्कल का नियम। जो हाइड्रोलिक ब्रेक होती है वह किस सिद्धांत पर काम करती है? तो यह काम करते हैं दोस्तों पास्कल के नियम पर। ऑप्शन फोर्थ, ऑन पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ के प्रिंसिपल पर काम करती है हाइड्रोलिक ब्रेक। पास्कल का नियम क्या है दोस्तों? पास्कल के नियम के अनुसार कम क्षेत्रफल पर कम दाब लगाकर अधिक क्षेत्रफल पर अधिक दाब प्राप्त किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर यदि हम कम दाब लगाएंगे, कम प्रेशर लगाएंगे, तो यहाँ पर लिक्विड भरा रहता है और यह लिक्विड इस पर फोर्स लगाएगा तो यहाँ पर ज़्यादा और ज़्यादा एरिया में ज़्यादा बल प्राप्त किया जा सकता है। तो यही पास्कल का नियम है और हाइड्रोलिक ब्रेक में भी यही नियम फॉलो होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। हाइड्रोलिक्स ब्रेक्स के अंदर लिक्विड भरा रहता है जिस पे ब्रेक्स अप्लाई करते हैं और वह बड़े क्षेत्रफल पर दाब प्राप्त किया जा सकता है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है पास्कल के नियम पर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5वां नंबर प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब का अचानक गिर जाना क्या प्रदर्शित करता है? ए सडन ड्रॉप इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिप्रेजेंट्स। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिर जाना क्या प्रदर्शित करता है? वायुमंडलीय दाब मापी पर यदि दाब का अचानक गिर जाता है या उसकी जो नीडल होती है, सुई होती है, वह अचानक गिर जाती है तो वह क्या रिप्रेजेंट करेगी? ऑप्शन 1 दिया गया है तूफान, स्टॉर्म, रेन, वर्षा, शीतलहर, कोल्ड वेव या स्वच्छ मौसम या क्लियर वेदर। तो यह किस बात का रिप्रेजेंटेशन है? तो यह है दोस्तों तूफान का। ऑप्शन 1 तूफान, स्टॉर्म। यदि वायुमंडलीय दाब का अचानक गिर जाना प्रदर्शित होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर गेज पर तो यह दोस्तों तूफान आने की एक रिप्रेजेंटेशन है। तो आप ध्यान रख सकते हैं ऑप्शन 1 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करके रखिए ताकि हमारी अगली वीडियो की भी अपडेट आपके यहाँ तक पहुँचती रहे। दोस्तों साइंस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने इंक्लूड किया है प्रीवियस वीडियो में भी, तो आप जाकर देखिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और एक एक प्रश्नों को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते रहिए। 6वां प्रश्न है, वह ताप जिस पर बर्फ़, पानी और इसका वाष्प संतुलन में रहते हैं वह कौन सा ताप है? द टेम्परेचर एट विच आइस, वाटर एंड इट्स वेपर रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। वह कौन सा ताप है जिस पर बर्फ़, पानी और इसका वाष्प संतुलन में रहते हैं? ऑप्शन 1 है हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। दूसरा है क्रांतिक बिंदु जिसको क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है। थर्ड है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। फोर्थ है त्रिकी बिंदु जिसको ट्रिपल पॉइंट बोला जाता है। उत्तर कमेंट करिए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वथनांक जिसको बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पर दोस्तों बर्फ़, पानी और इसका वाष्प ये तीनों आपस में संतुलन की स्थिति में रहते हैं, क्वथनांक पॉइंट बोला जाता है। ए टेम्परेचर एट विच आइस, वाटर एंड इट्स वेपर रिमेन्स इज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में रहते हैं उसको बोला जाता है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल, जो आदर्श गैस होती है उसकी आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन। ऑप्शन 1 दिया गया है दाब, ऑन प्रेशर। सेकंड दिया गया है आयतन पर, ऑन वॉल्यूम अणुओं के आकार पर, ताप पर, ऑन हीट। आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वह किस पर डिपेंड करती है? तो वह दोस्तों डिपेंड करती है ओनली हीट पर, उसके तापमान पर डिपेंड करती है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 ताप पर। 8वां प्रश्न है, अपने गलनांक पर बर्फ़ का पिघलना क्या कहलाता है? द मेल्टिंग ऑफ आइस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज। ऑप्शन 1 दिया गया समदाबीय प्रक्रम, आइसोबैरिक प्रोसेस, समतापीय प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस,
रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबैट्रिक प्रोसेस, सम आयतनिक प्रक्रम, आइसोमेट्रिक प्रोसेस। खुद के गलनांक पर जो बर्फ़ का पिघलना होता है वह कौन सा प्रक्रम कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों समतापीय प्रक्रम। ऑप्शन सेकंड आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है, जो खुद के गलनांक पर बर्फ़ अपना पिघलता है। तो ध्यान रखिएगा, उसको बोला जाता है समतापीय प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस। 9वां प्रश्न है, डॉक्टर सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस पर कार्य करने के लिए प्रदान किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और यह कंपटीशन में कई बार पूछा जा चुका है। सर सीवी रमन वाज अवॉर्डेड एट द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन। किस कार्य के लिए सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? उनका कार्य दिया गया है, ऑप्शन ए कौन सा हो सकता है? प्रकाश के ध्रुवण के लिए, टू पोलराइज लाइट, प्रकाश के विवर्तन के लिए, फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए, फॉर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो प्रकाश के किसके लिए, किस पर काम करने के लिए सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए, ऑप्शन थर्ड प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए, फॉर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इस पर काम करने के लिए सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, जो कि यहाँ पर सही उत्तर होगा। जिन्होंने ऑप्शन थर्ड लगाया था उसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सर सीवी रमन ने नोबेल पुरस्कार प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए इनको दिया गया था। 10वां और वीडियो का अंतिम प्रश्न है, वह घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति दर्शाती है। द फिनोमिना विच शोज द ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट इज। वह घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति दर्शाती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए दिया गया है व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, ध्रुवण, पोलराइजेशन, विवर्तन, डिफ्रैक्शन, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। प्रकाश की वह कौन सी घटना है जो अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति को दर्शाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुवण, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन प्रकाश की वह घटना है जो अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति को दर्शाती है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आप मेरे साथ वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते आ रहे हैं तो आपके 10 में से कितने प्रश्न सही हुए आप ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर अपनी राय बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और बेल आइकन को ऑल करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, ताकि हमारे अगली वीडियो की भी अपडेट आपके यहाँ तक पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही और शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।